अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाजरीन, जंग के खात्मे के बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का पहला गैर मुल्की दौरा सिर्फ एक सिफारती मुलाकात नहीं बल्कि बदलते हुए आलमी सियासी मंजरनामे का एक अहम इशारा है। एक ऐसे वक्त में जब अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ने अमन और इस्तेहकाम की नई उम्मीद पैदा की, पाकिस्तान खित्ते में एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर उभरता दिखाई दे रहा है। सवाल अब यह है कि पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। दूसरी जानिब ईरान खलीजी ममालिक जैसे चीन और अमेरिका के दरमियान मुतवाज़ी सिफारतकारी से पाकिस्तान की आलमी अहमियत में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में मुस्बत और वाज़ेह किरदार भी अदा किया है, जिसकी दुनिया भर में पजीराई हो रही है, तारीफ हो रही है और सराहा जा रहा है, जो मुस्तकबिल में सरमायाकारी, तिजारत और इलाकाई ताउन के नए दरवाजे खोल सकता है। ताहम चैलेंजेस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान को एक तरफ ईरान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका और खलीजी इत्तेहादियों के जो मफादात हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना, और यही बैलेंस, यही तवाज़ुन आने वाले बरसों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का असल इम्तिहान होगा। ईरानी सदर का ये दौरा शायद सिर्फ एक सरकारी सफ़र ना हो बल्कि एक नए इलाकाई बाब का आगाज़ हो, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस तारीखी मौके को मौशी इनकलाब में बदल पाएगा? क्या सस्ता ईरानी तेल पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे सकेगा, या ये मौका भी सिफारती पेचीदगियों की नज़र हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरानी सदर का ये दौरा खित्ते में अमन, तिजारत और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ साबित होगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में जानेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद होगा और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। और खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब और शफाफियत के दावे करने वाली हुकूमत अब तनकीदी आवाज़ों से कुछ खाइफ नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करप्शन बेनकाब करने वाले डिजिटल चैनल्स पर हमला, क्या ये है तहरीक इंसाफ का नाम नेहाद आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़? इस सवाल का हम जवाब जानेंगे क्योंकि बड़ी बात की हुई है तहरीक इंसाफ ने इस पर। अब पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए एक्स एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट भी डिस्कशन का हिस्सा होंगे, और डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब आयर एक्सपर्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जावेद हुसैन साहब, सबसे पहले आपसे मैं डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी। एक तारीख़ी दौरा जिसका तारीख़ी इस्तकबाल भी किया गया, लेकिन सर अहम सवाल ये है कि ये इस दौरे की जो अहमियत है आप इसे किस तरह से देखते हैं? और स्विट्ज़रलैंड में जो हमने देखा कि तमाम तर प्रोसेस हुआ, उसके बाद ईरान का पाकिस्तान आना और ये दौरा करना कितना अहमियत का हामिल है? सदर शाह साहब का ये पहला दौरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन होने के बाद और कल की जॉइंट स्टेटमेंट की इशू होने के बाद पाकिस्तान में हो रहा है, उसकी ये एक दौरा इस चीज़ की अक्कासी करता है कि ईरान कितना पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को अहमियत देता है और कितना वो पाकिस्तान के इस रोल को जो उसने प्ले किया है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी की, और फिर उनके दरमियान जो मामलात हैं उनको एक सुलझाने की कोशिश और फिर उनको एक ऐसे रास्ते पर डालना जिसमें वो अपने मामलात को हल कर सकें, ये उसको कितना अहमियत की और कदर की निगाह से ईरानी अवाम और हुकूमत देखते हैं। ये दौरा जो है यानी असल में एक पाकिस्तान को थैंक यू के लिहाज से यानी शुक्रिया अदा करने के लिए ईरानी सदर ने इस दौरे को दौरा कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इससे क्या कुछ फ़ायदा, यानी दोनों वाले क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो एक चीज़ है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो तो 47 से चले आ रहे हैं, लेकिन इस दौरे में और आजकल के गैर मामूली हालात में ये ज़रूरी अब है कि हम इस दौरे के साथ खाली यानी गुडविल की बजाय गुडविल के साथ साथ हम अपने तल्लुकात को मुख्तलिफ मैदानों में मजबूत बनाने की कोशिश करें, ख़ास तौर से इक़्तिसादी, मुआशरी और तिजारती मैदानों में, जिनमें अमेरिकन सैंक्शन की वजह से पहले काफ़ी गई थी। अब अमेरिकन सैंक्शंस उठ जाने के बाद पाकिस्तान ईरान से तेल खरीद सकता है, गैसोलीन और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं। फिर सबसे बड़ी जो एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी अरसे से इल्तवा में पड़ा हुआ है वो है पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। वो अमेरिकन सैंक्शन की वजह से वो पाकिस्तान अपनी जानिब से उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं कर सका, और मैं समझता हूँ कि अब इन हालात में जो मौजूदा हालात जिस रुख में जा रहे हैं और अमेरिका ने जिस तरह से
ईरान के ऊपर से सैंक्शन लिफ्ट कर रही हैं, तो उन हालात में हमें ईरान के साथ मिलके और अमेरिका के साथ उससे एक किस्म का इजाज़तनामा लेके हमें ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को के ऊपर अपना जो काम है तेज से तेज तरीके से करना चाहिए, ताकि जो गैस की शॉर्टेज हमारे मुल्क में है उसको ईरान की सस्ती गैस से हम पूरा कर सकें। बिल्कुल सही जावेद साहब, जो सिफारती कामयाबी है इसका भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और मुख्तलिफ सेक्टर्स जिनकी आपने निशानदेही की उन सेक्टर्स में इस कामयाबी के जो समरात हैं वो नज़र भी आने चाहिए। इस पर मजीद भी आपसे बात करना चाहूँगी। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस दौरे के हवाले से मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि इस दौरे की अहमियत क्या है, और जिस तरह से आज हमने देखा है कि डेलीगेशन आया है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है और जिस तरह से वो थैंकफुल नजर आए, क्या मैसेज पूरी दुनिया को गया इससे? देखें जी, ये जो सदर पज़ेश्कियान का दौरा है ना, ये एक ऐसे ईरान का दौरा है जो इस खित्ते के अंदर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर बनकर सामने आया है। ये वो ईरान है जो जंग से पहले कोई 40 बरस तक सैंक्शन ज़दा रहा और दुनिया के सुपर पावर्स ने कोशिश की कि ये किसी तरह से घुटनों पे आ जाए। उसके ऊपर जंग मुसल्लत की जून 2025 में की गई, फिर फरवरी 2026 के अंदर की गई, और इस सारे मामले के अंदर अल्टीमेटली इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ईरान को इस खित्ते की, अगर तो ये जो 14 नुकाती मेमोरेंडम है, अगर ये अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है तो ईरान इस खित्ते की एक बड़ी ताकत बनकर हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जब एक नए ईरान की बुनियाद रखी जा रही है, अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी के बहुत सारे मौके पैदा हो चुके हैं और इस खित्ते के अंदर इजराइल जैसा जो स्पॉइलर था वो इस वक्त सफ़े मातम बिछा के एक कोने में बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे पहला दौरा ये वही ईरान है जिसने सबसे पहले, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का दौरा भी ईरान की तरफ से किया गया था, पहला ऑफिशियल विजिट जो था। और इस वक्त जब ईरान एक नए ईरान की बुनियाद रखी जा रही है मशरिक वुस्ता के अंदर, तो उसमें भी हम देखते हैं कि सबसे पहला दौरा जो है वो सदर पज़ेश्कियान का वो पाकिस्तान का दौरा है। और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की जो तारीख है वो जहां पर स्ट्रेटेजिक लेवल पे इनके जो ताल्लुकात हैं, डिफेंस, सिक्योरिटी और ट्रेड के हवाले से तो हैं, पर्सनल लेवल पे भी जो लीडरशिप्स के ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं ईरान के साथ। वो बेशक रज़ा शाह पहलवी का दौर हो, उससे बाद में 1979 के बाद जो रेवोल्यूशन के बाद का ईरान है वो वाला ईरान हो, तो ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात की तारीख है जहां पे रियासती सतह पर पब्लिक टू पब्लिक और उसके बाद फिर जो लीडरशिप के आपस में जाती नोयत के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को की खारजा जो पॉलिसी है दोनों ममालिक की उसको एक डिफरेंट डोमेन अता करते हैं। अच्छा, तो अब 2025 के अंदर सदर पज़ेश्कियान जो है वो पहले भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और ये उनका दूसरा दौरा है। और फरवरी 2026 के बाद जब जंग लगी है तो उसके बाद सदर पज़ेश्कियान का किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा है और वो पाकिस्तान में आपको तशरीफ लाए और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और पाकिस्तान का इंतखाब 2 रोज़ा दौरे पे और पाकिस्तान की दावत पे यहाँ पे आना, ये इस बात पे दलालत करता है कि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के खित्ते की जो सिक्योरिटी और उसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो डायनामिक्स हैं वो तब्दील होने जा रही हैं और तब्दील होते हुए मशरिक़ वुस्ता के अंदर पाकिस्तान और ईरान मिलकर जो वहां पे एक गैप पैदा हो रहा है इस जंग के जीतने के बाद पाकिस्तान और ईरान मिलकर एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। फ़ानी साहब, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। जावेद साहब, हमने बात की कि अब हमने इस गोल्डन जो टाइम है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कैसे करना है। सर, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पे काम होना चाहिए। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर सैंक्शंस ईरान से हटती हैं, जो कि अभी कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान ईरान से ख़ाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीद सकेगा, और अगर ख़रीद सकेगा तो सर रिफाइनरी के हवाले से भी कुछ बात आ रही है कि रिफाइनरीज़ में क्या ईरानी तेल प्रोसेस हो सकता है? हमारे पास ये सिस्टम है मौजूद? मैं जिस ज़माने में एम्बेसडर था और अभी ये सैंक्शन नहीं लगी थी, तो हम पाकिस्तान जो ईरान से तकरीबन 60,000 बैरल्स यौमिया हम उनसे ख़रीदा करते थे। तो इसका मतलब है कि ख़रीदे तो हमारे पास उसको रिफ़ाइन करने की कैपेबिलिटी थी और वो फिर दोबारा उसको यानी उसको इस ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा सकता है उस कैपेबिलिटी को। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा इसके अलावा भी और है, पाकिस्तान ईरान जो है एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंपोर्टर है, यानी नेट इंपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है। पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, तो इस मैदान में हम तिजारत उनसे कर सकते हैं। फिर पाकिस्तानी बासमती
चावल जो है वो ईरान में बहुत मकबूल है और इसी तरह बड़े प्रोडक्ट जो पाकिस्तान ईरान को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन मैं इसके अलावा ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान और ईरान के अपने सिक्योरिटी के इश्यूज में भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए, खास तौर पे जो बॉर्डर टेररिज्म का मसला है उसमें हमें एक दूसरे के साथ तावन करके उस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा ये अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और ईरान अपनी अफगानिस्तान पॉलिसीज़ को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें ताकि वहाँ दोनों मालिक के अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात भी अच्छे हों, लेकिन इस तरह से वो तल्लुकात अच्छे हों जिसमें दोनों मालिक का वफाद जो है वो सेफ गार्ड हों और अफगानिस्तान की भलाई के लिए वो तल्लुकात का जो इम्प्रूवमेंट है वो काम आ सके। तो अफगानिस्तान पॉलिसी पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो बॉर्डर टेररिज्म दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और फिर खित्ते में खास तौर पे पर्शियन गल्फ रीजन में हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर अब नए हालात में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तरकीब दिया जाए जिसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मिस्र और कतर इस किस्म के ममालिक जो है वो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। इन ममालिक को अब अमेरिका और दूसरे एक्स नॉन रीजनल पावर्स पे डिपेंड करने के बजाय अपनी मदद आपके तहत एक अपना जावेद साहब, यही सवाल मेरे जहन में आ रहा था जब आप न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो सर जो ऑलरेडी वहाँ पे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जिसको देख लिया कि वो सिक्योरिटी उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकता जिस तरह से उस पर इन्हिसार किया गया था, तो फिर उसका क्या होगा? जी वो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अब खत्ते के मालिक ने देख लिया है कि अमेरिकन बेसेस जो हैं उनके लिए बायस से उनकी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के बजाय एक बायस से नुकसान साबित हुए। तो इसलिए वहाँ पे भी एक ग्रोइंग रियलाइजेशन है कि क्यों ना रीजनल कंट्रीज हैं आपस में मिल के आपस में तावन करें और इस बेसिस पे कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उनको पुरअमन तरीके से हल किया जाएगा और किसी नॉन रीजनल पावर को रीजन के जो मामलात में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस किस्म के एलिमेंट्स के ऊपर एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तजवीज़ यानी तरतीब देना चाहिए जिसमें पाकिस्तान भी एक अहम रोल अदा करे, इसलिए कि उस खित्ते में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है उससे खामखा उसका अच्छा या बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। बिल्कुल सही सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया। मैं यही सवाल डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब के सामने रखना चाहूँगी। फ़ानी साहब, आपसे मैं खलीजी ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात, फिर खलीजी ममालिक में जिस तरह से जावेद साहब बात कर रहे थे कि न्यू सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तश्कील देने की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? और फिर जो अमरीकी बेसिस हैं उनका क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए जी, ऐसा होने जा नहीं रहा, ऐसा हो चुका है। अच्छा। बुनियादी तौर पर इस पूरे जो रीजन का आप अगर जियोपॉलिटिक्स को देखें तो जंग से पहले अरब रियासतें थीं और ईरान था, इनकी आपस में राइवलरी है और अमेरिका ईरान से अरब रियासतों को महफूज रखने के लिए अपनी 19 के करीब वहां पे बेसेस रखता है। अच्छा, जंग होती है और जंग के नतीजे में ईरान उन तमाम बेसेस को तबाह कर देता है और अब अरब रियासतों को लगा कि ये अमेरिका ने तो हमको सिक्योर करना था लेकिन वो हमें अपनी बेसेस को सिक्योर नहीं कर सका, तो हमें वो सिक्योरिटी कैसे देगा। तो अब जो अरब रियासतें हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो ईरान के साथ मुस्तकबिल में अच्छे ताल्लुकात को कायम करें। अब अमेरिका की तरफ से भी मुझे ये लग रहा है कि आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हुई आपको नजर आएंगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये एक दूर रस जो परमानेंट जो अमन है ना इस खित्ते के अंदर वो कायम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो परमानेंट अमन तभी कायम होगा जो परमानेंट राइवलरीज के मुहर्रिकात हैं जब वो रिमूव हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस खित्ते के अंदर जो इसकी जो जियोपॉलिटिक्स है वो इस तरह से अब बदल रही है जिसके अंदर ईरान के साथ दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं उनको भी पाकिस्तान, इजिप्ट इसको बैलेंस करेंगे और टर्की भी उसमें शामिल होगा। जैसे अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि ये ईरान के खिलाफ अरब रियासतों को प्रोटेक्ट करने में बैलेंस भी करेंगे और ईरान और अरब ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने में भी एक किरदार अदा करेंगे। और अल्टीमेटली फिर आप देखेंगे वो जो एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जिसकी बुनियाद पड़ चुकी है और उसको अब खुद अमेरिका को भी ये रियलाइज हो चुका है कि यहाँ पे ईरान को जिस तरह से वो विलन बना के पेश करते रहे हैं 40 साल तक, तो इस खित्ते का विलन ईरान तो है ही नहीं। अब तक जितनी भी जंगें शुरू हुई हैं, कौन सी जंग है जो ईरान ने इनिशिएट की हो? इजराइल ने तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंगों को शुरू किया और
अल्टीमेटली फिर अमेरिका ने भी इजराइल की बातों में आकर जब ईरान के ऊपर हमला किया तो फिर उनको भी अब ये रियलाइज हुआ है कि ये तो एक नंबर का झूठा बंदा है जो नेतन्याहू है। और आपको नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से 2 दिन पहले कह रहे थे कि ईरानियंस आर वेरी स्मार्ट पीपल, और ईरान तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और इंतहाई रैशनल और बिजनेस माइंडेड लोग हैं, इनके साथ तो बड़ी अच्छी डील हो सकती है। तो कहने की बात यह है कि आज तक जो इजराइल ने ईरान के हवाले से कि ये इर्रेशनल है, ये सुइसाइडल है, ये आइडियोलॉजिकल है, लिहाजा इसके साथ तो आप मुज़ाकरात करेंगे। तो ये जो आपने पॉइंट रेस किया इसराइल का, मैं इसी स्पॉइलर की बात करना चाह रही थी, आपने वो तस्करा चढ़ दिया जावेद साहब। हाउ दीज 60 days आर इम्पॉर्टेंट, हाउ मच दीज 60 days आर इम्पॉर्टेंट, और इसके साथ साथ ये जो हमारा एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है नेतन्याहू इसराइल की, अगर हम बात करें इन 60 days को किस तरह से ये स्पॉइल करने की कोशिश करेगा, ये जो मुआहदा हुआ है, MOU साइन हुआ है, इसको कितना सबोताज करने की कोशिश कर सकता है नेतन्याहू, और अब ये इम्तिहान डोनाल्ड ट्रंप का भी है कि किस तरह से बचना है इससे। लेकिन ये 60 days में एक्चुअली जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कुछ नुकात हैं जिनका ये तरफ इशारा किया गया है, इनके ऊपर मजीद होना है। मसलन सबसे बड़ा जो ज़रूरी है वो तो है अमेरिका के और ईरान दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो न्यूक्लियर इशू है, यूरेनियम एनरिचमेंट फाइल हैं, पर दोनों मालिक ने आपस में ऐसा एग्रीमेंट करना है जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, और उसमें IAEA का साफ ज़ाहिर रोल होगा। दूसरा जो है वो लिफ्टिंग ऑफ ऑल अमेरिकन सैंक्शंस है, क्योंकि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर इशू के ऊपर पाबंदियां कबूल करेगा तो उसके बदले में फिर वो तवक्को करेगा कि अमेरिकन जो सैंक्शंस हैं उसके ऊपर लगी हुई फाइनेंशियल एंड दूसरी किस्म की सारी वो सब रिमूव कर दी जाए, ताकि ईरान जो है वो खुल के एक फ्रीली इंटरनेशनल जो मार्केट में अपना रोल अदा कर सके। और तीसरी चीज़ जो है वो ईरान की रिकंस्ट्रक्शन है, जिसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कहा गया है कि $300 बिलियन का कोई फंड जो है वो रेज किया जाएगा। अभी वो क्लियर नहीं है कि वो अमाउंट एग्जैक्टली कितनी होगी और उसमें कौन कौन उसमें शरीक होंगे, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन ये डिटेल्स भी एक वर्किंग ग्रुप के ज़िम्मे लगाया गया है। तो 2-3-4 वर्किंग ग्रुप्स अब बनाए गए हैं अंडर द जॉइंट स्टेट। वो अब अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है, और बल्कि उसका पहला सेशन तो ख़त्म हो गया और उसके बाद दोबारा काम शुरू होगा। तो उनका मकसद ये है कि इन जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कहा गया है कि आइंदा बातचीत में वो उनके ऊपर प्रोग्रेस की जाएगी, अब उन पर काम होगा। और तवक्को करनी चाहिए कि 7 दिन के अंदर अंदर दोनों मालिक अगर गिवन गुड विल एंड सिंसेरिटी ऑफ पर्पस जो है वो उस पर अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत डिले हुई तो आई एम श्योर 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेरा ख्याल है क्योंकि ईरान भी इस मामले को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहता है, और अमेरिका ने भी देख लिया है कि हमले करने से वही मामला हल नहीं होने लगे। तो इसलिए मुझे आई एम फेयरली ऑप्टिमिस्टिक कि 60 दिन के अंदर अंदर इन इश्यूज पे ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ समझौता हो जाएगा, जो फिर हाई लेवल कमेटी जाएगा, फिर दोनों हुकूमतें उसको यानी अप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। इस दौरान हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस दौरे की अहमियत को किस तरह से आप देख रहे हैं? आज हमने देखा बड़े तारीखी मनाजिर थे, क्या खुशदिली से इस्तकबाल किया गया और मेहमान जिस तरह से आए उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से सर आप समराइज करेंगे इस दौरे को? देखिए, एक तो सबसे बात ये है कि जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से आउट ऑफ द वे ईरान का साथ दिया है, नॉट ओनली कि इन मुलाकात में लास्ट ईयर जब अटैक ईरान पे हुआ तो पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला मॉरली डिप्लोमेटिकली हर लिहाज से उनकी सपोर्ट किया और वॉइस देश की। हमने कोई वर्ड मिन्स नहीं किए। और इसी तरह जब अभी अटैक हुआ जब बराबर को शहीद किया गया उनके, हमने खुल के उस वक्त भी बड़ा तशवीश का इजहार किया जी। और फिर जब साजिश का किरदार है तो पाकिस्तान ने वो करके दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क नहीं कर सके। जो दुनिया के मुल्क नाउमीद हो चुके थे वो पाकिस्तान ने साजिश का किरदार अदा किया। और इसमें खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने जो किया जो हमारे फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से जो किरदार अदा किया, और उसमें आपके सामने जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका ने वहां जेनेवा में कहा कि मैंने आई फाउंड फील्ड मार्शल को नॉट ओनली के मिलिट्री लीडर बट ही आला सफारतकार ऑल्सो, ये भी उन्होंने स्पेशली बात जी। और फिर उन्होंने मजाक किया कि मैंने अपनी बेगम से इतनी बात नहीं की होगी 3 महीने में
जितनी ज्यादा मैंने फील्ड मार्शल से बात जी दिस वीक वो कितने कंसर्न रहे हैं इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। आप ये सारी बातें ईरानी लीडरशिप को मालूम है कि कितनी डिफिकल्ट मौके पे कहाँ पर फील्ड मार्शल ने इसको दोबारा वापस लेकर आए और इसको एक ये फंड करा लिया जी। इसके साथ अब आप देखें कि ये सारा होने के बाद आप जब ये इमीडिएट उनकी सैंक्शंस खत्म हो गई, उनके ऊपर से ऑयल और गैस बेचने की पाबंदी भी हटी टेम्पररी 60 डेज के लिए, ये बहुत बड़ी बात। और इसके लिए सबसे पहले जो उन्होंने मुल्क में आए वो पाकिस्तान में आए हैं, और जो जिस तरीके से गर्म जोशी से पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया और जैसे वो गर्म जोशी से मिले दिस वीक्स कि ये ब्रदरली जो हमारे रिलेशन है ईरान के पाकिस्तान, ये दे विल गो फॉर लॉन्ग वे। बिल्कुल सही। और ये ईरान ने रियलाइज किया है कि हमारी नेबर में रहना, इकट्ठे रहना, एक दूसरे का साथ देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खासतौर पर ईरान एक्नॉलेज करता है जो पाकिस्तान ने ईरान और खलीजी मालिक को ये जो सेक्टेरियन क्लैश से बचा लिया, जो ईरान इजराइल का डिजाइन था, वो बहुत बड़ा कारनामा जो ये खलीजी मलिक याद रखेंगे इसको। इन तमाम वजूहात में वो पाकिस्तान है, आप वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान और ईरान बैठ के म्यूचुअली कैसे एक दूसरे बेनिफिट ले सकते हैं। हमें तो सबसे पहले जो है वो हमारी गैस लाइन लोचन में आई हुई है जी, हम उसकी बात कर रहे होंगे, ऑयल की बात कर रहे होंगे, वो हमें बहुत जरूरी है और वो हमें जाहिर है कि चीप रेट पे भी मिलेगा, हमारे नजदीक से आएगा, लोकल करेंसी में ले सकते हैं। अभी हमें ब्रेक पे जाने हैं। पाकिस्तान ने इस पूरे प्रोसेस में क्या गेन किया, इस पे हम बात करेंगे। और जावेद साहब, आपके सामने मैं सवाल रखना चाहूँगी कि इस जंग में अमेरिका और ईरान की अगर हम बात करें तो किसने क्या खोया, क्या पाया, और पाकिस्तान ने क्या गेन किया। ब्रेक पे जाने हैं, पैनल मेरे साथ ही मौजूद होगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो सवाल छोड़ के गई थी पैनल के सामने वही रखना चाहूँगी। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सर बताइएगा, ईरान और अमेरिका ने क्या खोया, क्या पाया, और इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, क्या गेन किया? देखिए जी, इस जंग से पहले अमेरिका जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी, इजराइल जो है वो इस खित्ते की सुपर पावर थी, और ईरान पूरी दुनिया में सबसे कमज़ोर पोजीशन पे आपको नज़र आता था। लेकिन जब ये जंग हुई और 3.5 माह के बाद या 3 माह के बाद हम देखते हैं कि इस वक्त ईरान इस खित्ते की स्ट्रेटेजिक पावर है। अमेरिका अपनी सारी रिलेटिव पावर खो चुका है, नेटो उससे दूर हो चुकी है, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उससे दूर जा रहे हैं। चाइना जो है वो यूरेशिया का जो रीजन है दुनिया के अंदर, वो एपिसेंटर बन चुका है दुनिया के तमाम इवेंट्स का। और ईरान के साथ जो ताल्लुकात इस खित्ते के अंदर हैं, जितने भी अरब रियासतें थीं, देखिए ईरान ने भी शायद कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह से इस जंग के अंदर कामयाब होगा। ईरान भी शायद ये सोच रहा था कि शायद कुछ 6 माह या 1 साल लड़ने के बाद शायद इतना कुछ गेन कर लेगा ईरान। ये ईरान के भी वहमो गुमान में नहीं था। और अमेरिका, इजराइल और दीगर अरब रियासतें तो ये कतई सोच भी नहीं सकती थी कि कभी ये जंग का नतीजा ऐसा भी निकल सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज नतीजा है। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस सारे प्रोसेस के अंदर जिस तरीके से ईरान के शाना बिशाना खड़े होकर ईरान की रिजर्वेशंस को वाशिंगटन तक पहुंचाता रहा, सऊदी अरेबिया तक पहुंचाता रहा। और क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा सेंट्रल हब थी जिसके साथ अरब रियासतें भी कनेक्टेड हैं, जिसके साथ ईरान भी कनेक्टेड था, जिसके साथ अमेरिका भी कनेक्टेड था, तो ये तमाम जो पिलर्स थे, वो तमाम पिलर्स की जो एक फोर्स थी ना, जो मरकजी नुक्ता था, वो पाकिस्तान था। और पाकिस्तान वो हब थी जहां से सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर हो रही थी। और तमाम जो मसले मसाइल आपस में थे, इन रीजनल राइवल फोर्सेस के भी और अमेरिका के भी और ईरान के भी, तो पाकिस्तान उनको रिजॉल्व करने में सबसे ज्यादा कलीदी किरदार अदा कर रहा था। कभी मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ आपको तेहरान में नजर आते हैं, तो अगले दिन वो आपको कतर में नजर आते हैं, शाम को आपको इजिप्ट में नजर आते हैं, अगली सुबह को वो सऊदी अरेबिया में नजर आते हैं। तो उनके ये जो पूरे के पूरे 2 माह हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह से सफारती महाज के ऊपर बताया है कि असल में जेन्युइन डिप्लोमेसी और असर्टिव डिप्लोमेसी कहते किसको हैं, तो इसको अब पढ़ाने के लिए दुनिया के अंदर अब ये बताया जाएगा कि दिस इज कॉल्ड असर्टिव एंड इमरजेंसी डिप्लोमेसी। और ईरान इस खित्ते के अंदर अगर पाकिस्तान की ये वाली काविशें
ईरान के साथ ना होती, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने रीजनल कंट्रीज को, सऊदी अरेबिया को, कुवैत को, बहरीन को, ओमान को भी ये रखा कि आपने सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होना चाहिए, अगर क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि अरब रियासतें इस जंग में कूद पड़े, अगर आपने रिटेलिएट किया तो जंग रीजनल हो जाएगी, और उसके बाद जो इजराइल चाहता है कि वो इस खित्ते का हेजमोन बन जाए तो उसमें बन जाना है। लिहाजा इलाकाई रियासतों ने भी इंतहाई समझदारी का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया, और ईरान ने भी इंतहाई स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स खेली हैं इस जंग के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने 40 साल तक अमेरिकन सिक्योरिटी ईरान की जो स्ट्रेटेजी थी वो तो बिल्कुल काबिले तारीफ है ही है। जावेद साहब, आप ईरानी स्ट्रेटेजी को किस तरह से देखते हैं? क्या ये जंग का जो नतीजा आया है एक्सपेक्टेड नहीं था? ईरान इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, और क्या खोया क्या पाया ईरान और अमेरिका ने? और खित्ते नहीं, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज तो हासिल की है, वो है अमन। सही। पीस जो है वो दोबारा खित्ते में आया है। लड़ाई में नुकसान हर एक का हो रहा था, और खित्ते में अमन आने से खित्ते में जो एक तिजारत और इक्तिसादी जो मामलात हैं वो दोबारा जो है चल पड़ेंगे, और इससे सब ममालिक को फ़ायदा होगा, इंक्लूडिंग ईरान और इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो एक तो अमन का जो है सीज फायर और पीस की रेस्टोरेशन जो है सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिससे सब ममालिक को फ़ायदा हुआ है, इंक्लूडिंग इवन अमेरिका ऑल्सो। उसके बाद दूसरा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली गई है। जी। तो जो ऑयल एंड गैस की जो एक्सपोर्ट्स हैं पर्शियन गल्फ रीजन से, वो दोबारा आज खबर आई है कि तकरीबन 19 मिलियन बैरल्स के करीब, और जो क्रूड ऑयल है एक दिन में उसके सुपर टैंकर्स गुजरे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से, इतना वजन लेके गए हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में ऑयल एंड गैस की सप्लाईज रिस्टोर दोबारा नॉर्मल लेवल पे हो जाएंगी, और उनकी प्राइसेस कम होने से हर चीज़ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको फ़ायदा होगा। तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि अमेरिका ने, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं ईरान से, उनके ऊपर पाबंदी हटा ली है। सिर्फ उनको पाबंदी ये है कि वो नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन और क्यूबा को ये चीज़ें सप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सारे ममालिक को अब वो ईरान से ये चीज़ें खरीदने की इजाज़त है। तो इसमें इन तीन चीज़ों में से तो जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि ईरान को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जब 27 फरवरी तक जब निगोशिएशंस ईरान और यूएस के दरमियान चल रही थी, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो पहले ही खुली हुई थी, अमन भी था, लेकिन ईरान की ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो सैंक्शंस थी वो लगी हुई थी। तो अब जो है ईरान ने नेट गेन किया है इस इशू में। उसके बाद अगर आप आगे चलें और देखेंगे जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यूज जिनके ऊपर बातचीत हो रही है, न्यूक्लियर इश्यूज पे बात हो रही, वो पहले भी हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अब एक और आ गया है कि जो डायलॉग होगा अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें लिफ्टिंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ सैंक्शन ऑन ईरान भी एक सब्जेक्ट होगा। ये भी ईरान का नेट गेन है, उसको फायदा होगा। फिर $300 बिलियन का जो रिकंस्ट्रक्शन फंड की बात हो रही है वो भी ईरान के हक में जाएगी। और फिर आखिर में जो ये कहा गया कि जो सीज फायर है वो खाली ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं होनी चाहिए, उसका इतलाक लेबनान पे भी होना चाहिए। तो ये भी एक ईरान के लिए है। तो अगर आप लगाएं एक बैलेंस शीट बनाएं तो मेरा ख्याल में अमेरिका और ईरान दोनों को फायदा हुआ है, लेकिन नेट जो गेन है वो ईरान ने किया है। ठीक है सर, आपने बहुत डिटेल में हमें पॉइंट्स बताए, समझाए। ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी कि नेट गेन, जिस तरह से जावेद साहब बात कर रहे थे कि अगर हम एक चार्टशीट बनाएं तो नेट गेन ईरान का आपको ज़्यादा लग रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका ने इससे क्या पाया क्या खोया? क्योंकि जो अज़ाइम लेके ईरान पर हमला किया गया था, आपको लगता है कि वो अज़ाइम में कामयाब हुआ है? मेरी बात यह है कि लड़ाई से पहले ईरान वाज रियली सुपर पावर। उनकी साख बहुत थी, क्रेडिबिलिटी बहुत थी, और दे वर ऑलवेज स्टैंडिंग विद इजराइल के साथ खड़े होते थे। हर मौके पे गजा में क्या किया, उसके बाद आप देखते हैं सीरिया में क्या हुआ, व्हाट ऑल दे वर डूइंग इट, और सपोर्ट करते थे। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने ईरान को गलत मिसकैलकुलेशन करवाई, उसको पैम्पर किया अटैक करने के लिए, और फिर सोचे समझे बगैर अमेरिकन प्रेसिडेंट अटैक कर दिया, उसके बाद ईरान ने अमेरिका ने बहुत लूज किया, अपनी क्रेडिबिलिटी खराब की, नेटो से ताल्लुकात खराब हुए, नेटो ने सपोर्ट करने से इनकार कर दी बिकॉज इन्होंने उनको प्लानिंग में शामिल नहीं किया। उसके बाद जब अटैक किया तो वो अपने चारों टारगेट्स अचीव नहीं कर सके, ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर सके,
ना मिसाइल कैपेसिटी खत्म कर सके, ना ड्रोन उनकी तबाह कर सकते, ना अफगान रजीम खत्म कर सके। चारों डिजाइन वो थे मुझे भी फेल। सही। और इसके बाद वो फंस गए। फिर जब सीज पर हुई तो उसके बाद अब उनको अमेरिकन अवाम को पता चला हमारी लड़ाई नहीं थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज स्टक कि मैं वापस जाऊं तो मैं सुलह करके तो मैंने क्या गेन किया। इसलिए इस वक्त अमेरिका के लिए एक ही गेन है कि अगर वो न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइज करा देता है ईरान को और 460 किलोग्राम यूरेनियम है वो अगर डिग्रेड करके चाहे वो ईरान में रहे या किसी और मुल्क में डिस्ट्रॉय हो जाए, दैट इज द थिंग। वो कह सकता है कि मैंने ये जो 47 कंट्रीज ने साल में कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट का मैंने कर दी। इसके अलावा ईरान हैज emerged as a very strong military force in this region, number one. रेजिलियंस उन्होंने दिखा दी, एज ए कॉम दिखा दिया, रेजीम उनकी बड़ी स्ट्रांग हो गई। और अभी डील में भी आप देख लें, एवरीवेयर ईरान इज गेनिंग, सैंक्शन खत्म हो रही हैं जी। उसके बाद उनके पास उनके एसेट रिलीज हो रहे हैं, उनको अलाउ हो गया 60 डेज ये एक्सटेंड होता जाएगा जब तक ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। और ईरान को हर हालत में इस डील को मिटलाइज करना चाहिए, इसलिए कि इस डील में सिर्फ अगर ईरान फाइनली वो ईरान करेगा एंड में जाके ये मानने का बाद कि ये मैं ये जो है इसका न्यूक्लियर हम अपनी कैपेबिलिटी खत्म कर रहे हैं, जब तक ईरान के अवाम को बहुत रिलीफ मिल गया होगा। जब रिलीफ मिलेगा और ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट होगा अवाम को, अवाम भी इस मुआहदे की फेवर में आ जाएंगे। अवाम, हुकूमत, ईरानी रिपब्लिकन गार्ड सब जब फेवर में आ जाएंगे, देन इट विल बी इजी फॉर ईरान कि न्यूक्लियर जब वो ऐसे कहिए ठीक है हम इसको गिव अप कर रहे हैं। तो आई थिंक इस कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो ईरान ने गेन किया, अमेरिकन ने लूज किया, और पाकिस्तान ने आई थिंक मार्का हक के बाद मई में जो किया था लास्ट ईयर, जून में ईरान को फुली सपोर्ट किया, अभी सपोर्ट किया, सालिस का किरदार किया। सो पाकिस्तान का इमेज एज ए सालिस, एज ए मिलिट्री फोर्स, एज ए न्यूक्लियर पावर आसमान पे चला गया और इंडिया समुद्र की तह में दफन हो गया। और अब जरूरी ये है कि पाकिस्तान अपने इस पूरे इमेज जो इस तरह से हमने देखा है कि आसमान पर पहुंच चुका है, किस तरह से गेन कर सकता है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में किस तरह कामयाबी के झंडे मजीद गाड़ सकता है ताकि इसकी जो समरात हैं आवाम भी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जावेद हुसैन साहब का, एक्स एम्बेसडर, और डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब, आयर एक्सपर्ट, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। और एहतसाब और शफाफियत का नारे लगाने वाले और बहुत बातें करने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तनकीदी आवाज़ों से खाइफ क्यों नज़र आ रही है और क्या इकदामात उठाए हैं उन्होंने, इस पे हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतसाब का नारा लगाने वाली जमात और बड़े बड़े दावे करने वाली जमात इस वक्त खाइफ नज़र आ रही है तनकीदी आवाज़ों से। हुकूमती करप्शन, नाहली और अवामी मसाइल को उजागर करने वाले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पीटीआई के हाउसिंग वज़ीर हैं अमजद खान, उन्होंने काला चैनल करार दिया है। ब्रिगेडियर साहब, सवाल अब यहाँ पे ये है कि पहले तो बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़े नारे होते थे, बड़े दावे किए जाते, एहतसाब की बातें होती थी। अब ऐसा क्या हो गया? अगर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और अगर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं तो फिर आप तहकीकात और दलाइल से जवाब दें, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि यही प्रॉब्लम है कि जब इस तरह के लोग हुकूमत में आ जाते हैं और उनको परवाह नहीं होती केपीके में, आपको ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहाँ पर ऊंची उड़ान लेके जा रहे हैं और आप अपने मुल्क में प्रोविंस में करप्शन कर रहे हैं। करप्शन की बात की जाए तो बेहतर है कि आप उसकी इंक्वायरी करें, फाइंड अ वे आउट, बजाय कि आप इस तरह की बातें शुरू कर दें, उनके गुजरा बात करें और फिर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी अक्सर लगी रहती है। वजह ये कि वहां पर देखें गवर्नेंस टाइप की कोई चीज नहीं है। उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको पता ही नहीं है कि हुकूमत चलाई कैसे जाती है। वो एक एमपी उठ के अचानक आप किसी को लगा दे, ना उनका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, ना उनके पास कोई अच्छी टीम है। वो टीम है जो आपस में लड़ बढ़ रहे हैं, दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पूछे इनके खुद के वो आपके सामने देख लें, जितने इनके फेडरल लेवल पे मिनिस्टर हैं, आपके बैरिस्टर साहब हैं या और जितने लीडर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे क्लैश कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं। दे वांट कि उनका लीडर जेल में रहे और उनकी दुकान चलती रहे। दैट इज व्हाट इट्स ऑल हैपनिंग। स्ट्रीट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ना कोई असेंबली में मुझे बताइए नेशनल लेवल में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, या प्रोविंशियल असेंबली में केपीके में पिछले 15 साल थे कोई एक बता दें कि उन्होंने वहां नया हॉस्पिटल बनाया हो, या कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट रोड डेवलपमेंट की हो, या और कोई हॉस्पिटल बना दी हो, या स्कूल बहुत यूनिवर्सिटी बना दी हो। दिस इज द प्रॉब्लम कि सिर्फ
इल्जाम तराशी और उसके बाद उसको उछालना। आपके अपने मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है तो आप उसका हल निकालें, आप इंक्वायरी करें, फाइनल सोल्यूशन, बजाय से कि आप फेडरल गवर्नमेंट पे करते हैं। फिर इवन वॉर एंड टेरर में देख लें क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सही। दे आर सपोर्टिंग, उनसे उन्होंने मामला तय किए हुए, अंडरस्टैंडिंग की हुई है फौजियों के साथ कि आप हमें तंग ना करें, बाकी जो मर्जी करें। मतलब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद होते रहे, फौजी शहीद होते रहे, दे आर नॉट पुश्ड अबाउट इट। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक बहुत अफसोस की बात है कि ये जिस मुल्क के प्रोविंस की अप्रोच हो और वहाँ की हुकूमत की अप्रोच हो, मुझे चाहिए वहां पर जो हमारे केपीके के बहन भाई हैं, हमारे पश्तून बहन कितना नुकसान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वाइज, जानो माल का नुकसान, और वो अपने आप को सिर्फ फ्लू मुजरा बचाने के लिए वो अपने ताल्लुकात बढ़ा के बैठे हैं। फिर उसके बाद हुंडी का पैसा, करप्ट इलीगल फैक्टर में हुंडी का पैसा, करप्शन का पैसा, नारकोटिक का पैसा, ये सारा पैसा टेररिज्म में जा रहा है। तो ये उनकी कारकर्दगी टोटल है। आई थिंक अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि हमेशा इस जमात की अगर हम बात करें तो आज़ादी इजहार राय की बड़ी इन्होंने बात की है, बहुत ज़्यादा प्रचार किया है, और अब ये कह रहे हैं कि सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदियाँ होनी चाहिए। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर जिस तरह की तनकीद आप करते हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा इनको सबक मिला कि जो इनका सोशल मीडिया करता था, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब सोशल मीडिया पे जाके कोई नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हुआ हुकूमत का, और वो इनको काउंटर कर रहे हैं, और इनकी इतनी सख्त नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि उनका जवाब दे सके। आप लॉजिक से जवाब दें। आप पे अगर वो अभी जाके चीजें बताई जा रही है, सही नैरेटिव बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का, पाकिस्तान के खिलाफ जो इंतशार करने की कोशिश की जा रही है, जो जिस तरीके से कश्मीर में हाल हो रहा है, जो फौजी हाल कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, उसको नैरेटिव फौज के खिलाफ और अवाम में जो इंतशार करने की बातें करते थे ये, आप कहाँ गई? अब इनको उसके वो बुरा लगने लग गया। तो यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों की, और इनको समझ नहीं आती है कि वो बाहर सोशल मीडिया पे लोग बैठ के जो बातें करते थे अब सब गायब हो गए हैं। नोबडी सपोर्टिंग देम, इसलिए बहुत बुरी लग गई है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो अभी स्टार्ट हुआ ये बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, और ये नैरेटिव बिल्ड जो होगा तो इंडिया भी इसको तकलीफ होगी, इंडिया भी इसको जो नैरेटिव तो उसको भी काउंटर नैरेटिव का काम कर रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया सोशल मीडिया के थ्रू, इसने किस हद तक नुकसान पहुंचाया हमारी जो पाकिस्तान की साख को, आलमी सतह पर किस तरह से मुतासर हुआ, और आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली जो ये कर रहे थे वो खुद इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो इन्होंने जो दुश्मन का नैरेटिव था कि दुनिया ने, दुश्मन ने रियलाइज कराया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज जब तक स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो सकता। और जिस तरह वो ये चाहते थे कि फौज कमजोर हो जाए, नैरेटिव बिल्ड करो, फौज और अवाम को दूर करो, फौज को कमजोर करो, फिर लीबिया की तरह, सीरिया की तरह, इराक की तरह पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाओ। ये पाकिस्तान की फौज ने, फील्ड मार्शल ने, ये इनका नैरेटिव जो है ना इसको डिफीट कर दिया, ये खत्म कर दिया, और फिर मार्का के बाद तो और ज्यादा हो गए जहां ये बिल्कुल इनफेक्टिव हो गए, और जिसकी वजह से अब आप देखें कि कोई इनको सुनना नहीं चाहता, कोई इनकी बात नहीं सुनना चाहता। हर एक अब पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की बात करता है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की बात करता है, जो पाकिस्तान ने मार्का के बाद से हमने उड़ान भरी और अभी सालिश के किरदार अदा किया। आज आपके सामने प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हाई लेवल डेलीगेशन के साथ आए हैं पाकिस्तान में शुक्रिया अदा करने के लिए, पाकिस्तान से डिस्कस करने के लिए कैसे हम म्यूचुअली एक दूसरे बेनिफिट कर सकते हैं। ये समरात है जो पाकिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर हम इनकी डिजिटल ब्रिगेड की बात करें तो आपको लगता है कि अब ये कंट्रोल हो गई है? क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स जो इस पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और कर भी रहे थे, मैं असद उमर की मिसाल देना चाहूँगी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि जो डिजिटल ब्रिगेड है वो काबू में नहीं है, और सिर्फ जब सवाल किया जाता था तो कहते थे कि हमें नहीं पता कि इसको ऑपरेट कौन करा है। तो आपको लगता है कि अब ये कंट्रोल में हुए हैं? देखिए, कंट्रोल में नहीं, वो अपनी मौत खुद मार गए हैं। दे हैव मिजरेबली फेल्ड, अवाम ने उनको फेल कर दिया। अच्छा, जब परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही हो कि फौज की, फील्ड मार्शल की, पाकिस्तानी कौम यकजा होकर मार के हक को जब मारा, उसके बाद उनका मुंह ही नहीं बनता था। दैट इज व्हाट वी हैड, ये मिजरेबल फेल इन्होंने बंद नहीं किया, ये मजबूर हो गया, खुद ब खुद चुप कर गए, उनको खुद शर्म, वहां के बाहर के लोगों ने भी इनको बड़ा काउंटर किया है। इसी वजह से काउंटर किया कि
जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, अल्लाह ने पाकिस्तान को मरकैप में कामयाबी दी। बिल्कुल ऐसे ही। फिर अभी आपके सामने जो पाकिस्तान का 1 साल से नाम चल रहा है, दुनिया में नाम चल रहा है, हर एक दुनिया का पाकिस्तान फोकस है। जेनेवा में पाकिस्तान में जब जर्नलिस्ट आए यहाँ दुनिया के, वो देख लें, सॉफ्ट इमेज गया, इसकी वजह से ये गिव अप कर गए, ये सरेंडर कर गए, मजबूर हो गए कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम में जो एक एतमाद है, एक जो जेल टुगेदर है, ये हम नहीं कर सकते। और यही खुदा का शुक्र है कि यही फील्ड मार्शल को क्रेडिट दें कि उन्होंने जिस आला कारकर्दगी से प्रोफेशनल तरीके से इतनी बड़ी फौज को दुश्मन जो में शिकस्त दी है, और फिर हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, नेट प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए, सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात हो गए, फिर हमने ये जंग में ईरान के साथ कैसे सालसी का किरदार अदा किया। आज कल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने अपनी बीवी से इतनी कभी बात नहीं की जितने मैंने फील्ड मार्शल से बात की है। उनकी अलग छिपा सरारा सलाहियतों को, और ये भी कहा कि बेस्ट सब आलमी महाज पर तो हमने बहुत कामयाबी हासिल कर ली है। मैं आपसे आखिरी सवाल और आपका विजन जानना चाहूंगी कि जो ये इंटरनल कियोस है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, आपको लगता है कि इसको भी हल करने में हम बहुत अब करीब हैं, या ये जो कियोस है ये ऐसे ही चलता आप देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई है, दे हैव रियलाइज, पाकिस्तान की आवाम ने रियलाइज कर लिया है कि इस वक्त जो फौज, मुसल्लह फौज के खिलाफ बात करना ऐसे ही है जैसे किसी दुश्मन के खिलाफ करना और उसको अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना। और फील्ड मार्शल ने अपनी कारकर्दगी से, प्रोफेशनलिज्म से, उसके बाद अपनी जो कायदाना सलाहियतों से, और जिस तरीके से उन्होंने इकट्ठा कौम करके जो इतने बड़े दुश्मन को मात दी, ये मेरे ख्याल में वो कारनामे हैं जो हमेशा फील्ड मार्शल को याद रहेंगे। इवन प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर द हाउस पे कहा कि पूरी कौम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की शुक्रगुजार है जिससे कि उन्होंने ये साजिश करके अदा किया। तो इन चीजों में देख के दे आर होपलेस, दे आर हेल्पलेस नाउ कि अब हम फील्ड मार्शल को कोई और फौज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फौज अवाम के साथ खड़ी है, दे आर जेल टुगेदर। और इसी तरह हुकूमत और अवाम में भी, हुकूमत और फौज में बहुत ज्यादा आपस में रवाबत है, अंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से ये पाकिस्तान नॉमिनेशन में, तो दे हैव गिवन अप, दे शुड वेट फॉर इलेक्शन। इलेक्शन में जाएं, जो एक तरीका कार है, आप उसमें खड़े हो और आपको पता चलेगा वहाँ पे, और फिर देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात हो। अल्लाह निगहबान।